नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आंगिक भाषा और संप्रेषण, इस पर बात करेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे कि ये आंगिक भाषा होती क्या है और संप्रेषण में इसका क्या रोल है। साथ ही हम लोग समझेंगे कि हाव भाव या फिर हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता क्या है, हाव भाव के क्या कार्य हैं, आंगिक भाषा क्या होती है, आंगिक भाषा का क्या कार्य है। तो सभी बातों को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। इसीलिए बेहतर होगा स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए, ताकि इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संप्रेषण क्या है। तो भाषा का प्रयोग करके मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, और यही आदान प्रदान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संप्रेषण। संप्रेषण के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और आंगिक भाषा। अब जानते हैं मौखिक भाषा जो हम लोग बोल के व्यक्त करते हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से समझेंगे वो है आंगिक भाषा या फिर आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण उसे कहा जाता है जिसमें हाव भाव अर्थात हमारी शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा या फिर शरीर में उत्पन्न विभिन्न विकारों से व्यक्ति के मनोभावों को समझा जाए। अर्थात जानबूझकर हम अपना हाव भाव दिखाएं या शारीरिक चेष्टाएं उस तरह से करें, या फिर कोई परिस्थिति के कारण हमारे मनोभाव ही ऐसा हो जाए कि लोग हमारी बातों को समझ जाए। जैसे मनोभावों की बात करें, जैसे देखा जाता है अगर हम लोग ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो आंखें लाल हो जाती है, इस तरह की बातें। और जो शारीरिक हाव भाव है वो तो हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए, जैसे कभी हाथ को हिलाते हैं, कभी सर को हिलाते हैं, इस तरह की बातें। तो इस तरह से अगर आंगिक संप्रेषण की बात की जाए तो फिर इसका भी दो रूप है। पहला हो गया हाव भाव या आंगिक चेष्टाएं, जिसको जेस्चर्स भी कहते हैं, अर्थात जिसको हम लोग जानबूझकर करते हैं। और दूसरा हो गया आंगिक भाषा, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत मनोभावों के कारण स्वतः जो उत्पन्न होता है। तो ये दो परिस्थिति हो गया, पहला हो गया आपका हाव भाव और दूसरा हो गया आंगिक भाषा। संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि हाव भाव किसे कहते हैं। हाव भाव में व्यक्ति जैसे हाँ में सिर हिलाना, हाथ से इशारे करना, कंधे उचकाना, मुंह बिचकाना आदि शारीरिक चेष्टाएं हैं। ये शारीरिक चेष्टाएं अलग अलग भाषाई समुदाय में एक ही अर्थ के लिए अलग अलग संकेत का प्रयोग कर सकती है। उच्चरित भाषा को स्थानापन्न करना, उच्चरित भाषा के कथ्य को पुष्ट करना, उच्चरित भाषा में व्यक्त मनोभावों को लय गति देना आदि हाव भाव के कई प्रकार होते हैं। अब आंगिक भाषा की अगर बात करें तो इसमें व्यक्ति के मनोभावों के अनुसार शरीर के विकार से उत्पन्न होते हैं, जैसे गुस्से से आंखें लाल होना, लज्जा में चेहरे पर लाली दौड़ना आदि। दो व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के अनुसार उनके बीच की दूरी, उठने बैठने का अंदाज आदि से उनके मनोभावों को समझा जा सकता है। उपरयुक्त उल्लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रेषण में तीन रूप एक ही साथ चलते हैं, अर्थात उच्चरित भाषा के साथ साथ हाव भाव और शारीरिक विकार, ये तीनों ही अभिव्यक्त होते हैं। आंगिक संप्रेषण सभी व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति हाव भाव कम दिखाते हैं तो कुछ अधिक दिखाते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति अधिक बोलते हैं तो कुछ बहुत कम बोलते हैं। आंगिक संप्रेषण की जानकारी का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग और महत्व है। इस प्रकार हम दूसरों के आंगिक संप्रेषण की जानकारी से उनकी मनःस्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। इससे हम अपने व्यवहार को उनके प्रति वैसे ही बदल सकते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार हम वैसा ही आचरण उसके साथ कर सकते हैं। तो हम कई प्रकार से सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं ये हाव भाव ये क्या है।
मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सह संप्रेषण के रूप में व्यक्त करने वाली आंगिक चेष्टाएं हाव भाव या जेस्चर कहलाती है। जैसे चुप रहने के लिए कहने के साथ मुंह पर उंगली रखना। हाव भाव भाषिक अभिव्यक्ति के साथ गहरे जुड़े होने के कारण प्राय भाषण या संवाद की स्थिति में आंगिक चेष्टाएं करते रहते हैं। हाव भाव आदि आंगिक चेष्टाएं सह संप्रेषण का माध्यम है, अर्थात भाषा के अभाव में हम कभी कभी सिर्फ हाव भाव से ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी को पास आने के लिए उंगलियों से संकेत करना। अर्थात बहुत सारा स्थान है जहाँ पे हम बोले बिना ही हाव भाव के द्वारा भी लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता, अर्थात अलग अलग समाज में क्या ये हाव भाव एक ही जैसे होते हैं कि अलग अलग समाज में ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो कुछ हद तक तो हाव भाव सार्वभौम होते हैं। जैसे हाँ के लिए सिर हिलाना, ये आप देखेंगे लगभग सभी समाजों में ऐसा होता है। हालांकि हाव भावों में भाषा और प्रयोक्ता के विभिन्न वर्गों के अनुसार अंतर होता भी है। इनमें सामाजिक स्तर पर विविधता भी होती है। जैसे उत्तर भारत के व्यक्ति ना कहने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं, हाँ कहने के लिए ऊपर से नीचे सिर हिलाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में ना कहने का संकेत तो समान है, लेकिन हाँ के लिए संकेत भिन्न प्रकार का है। वे जबड़े को घड़ी के पेंडुलम की तरह एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर घुमाते हैं हाँ कहने के लिए। तो अलग अलग संस्कृति में एक ही संकेत अलग अलग अर्थ देता है। इस प्रकार हाव भाव में सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अर्थ वैभिन्न होता है, अर्थात डिफरेंसेस हो सकता है। अब हम लोग हाव भाव के प्रकार इसको जान लेते हैं। तो इसके द्वारा जो मेन काम है वो हमारा अपना संप्रेषण प्रेषित करना है ना। देख लेते हैं, फिर भी इसको पॉइंट वाइज थोड़ा सा इसके कार्य को समझ लेते हैं। संदेश के आंगिक प्रतिरूप के रूप में संप्रेषण को पुष्ट करना। जैसे दौड़ कर आओ, इसके साथ अगर उंगलियों से भी आने का संकेत करते हैं, अर्थात मुंह से भी बोल रहे हैं और उंगली से भी संकेत कर रहे हैं, तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, वो संप्रेषण अधिक पुष्ट हो गया। वैसे ही मौखिक भाषा के अभाव में या उसके स्थान पर संकेत या इशारे अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे दोनों हाथे जोड़कर अभिवादन करना नमस्कार का अर्थ देता है। वैसे ही हाव भाव भाव को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे मुंह बिचकाना घृणा का भाव प्रदर्शित करता है। साथ ही हाव भाव दिशा आदि की दृष्टि से भी सांकेतिक होते हैं, अर्थात शब्द बोलने के साथ अर्थ का संकेत भी करते हैं। जैसे वे बैठे बैठे नीचे लुढ़क गए। इस प्रकार के संकेत करने से सुनने वाले को पूरी बात को दृश्य रूप में देखने का आभास होता है। वैसे ही संकेतों के कारण कही गई बात को अच्छी तरह समझने में सुविधा होती है। जैसे रास्ता बताते समय दिशा की ओर संकेत करना। अगर हम रास्ता किसी को बता रहे हैं और हाथ से उसको दिशा भी दिखा दें तो उसको अधिक अच्छे से समझ में आ सकेगा। वैसे ही हाव भाव से मन स्थिति की जानकारी भी मिलती है। जैसे डर कर बात करते समय शरीर सिकोड़ कर बात करना। वैसे ही हाव भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति को लय गति देते हैं, अर्थात अभिव्यक्ति में किसी शब्द पर जोर देने के लिए आंगिक चेष्टा करना। जैसे किसी को डराने के लिए अपने ताकत के बारे में बताने के साथ साथ दोनों हाथों को मुट्ठी बांधकर भुजाओं को ऊपर उठाकर शरीर को कड़ा करके दिखाना। इस तरह से जो हमारे भाव है उसको क्या करते हैं, या और गति देते हैं। अब हम लोग हाव भाव और भाषा में उसका स्थान इसको समझते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के समान हाव भाव को अभिव्यक्त का रूप मानकर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। जैसे हाथ मलने से पछताने का भाव उत्पन्न होता है। अक्सर दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात करते समय उनके व्यवहार, मनोभाव आदि की सूचना देने के लिए उनके हाव भावों का उल्लेख करते हैं। जैसे
किसी का बात करते समय भुवों को बार बार उठाना। इसी तरह उपन्यास, कहानी आदि में पात्रों के संवाद के साथ साथ लेखक उनके हाव भावों का भी उल्लेख करते हैं, जिनसे हम मानसिक पटल पर उनके मंतव्य या मनस्थिति का अनुभव कर सकें। जैसे वो पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। बोलने के तरीकों में भी व्यक्ति की मनस्थिति ज्ञात हो जाती है, जैसे वो फुसफुसा कर बोला। आंगिक चेष्टाओं के द्वारा उचित संप्रेषण होने के कारण ही अधिकतम मुहावरे हाव भाव या मान्य इशारों पर आधारित होते हैं, जैसे मुंह मोड़ना, हाथ खींच लेना, कमर कसना, इस तरह से। अब ये हाव भाव वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा टॉपिक आंगिक भाषा अर्थात बॉडी लैंग्वेज, इसको समझते हैं। ये हाव भाव और ये आंगिक भाषा अर्थात आंगिक प्रचेष्टा, हाव भाव को आंगिक प्रचेष्टा कह सकते हैं, उसमें और आंगिक भाषा में क्या अंतर है, अब इसमें हम लोग वो भी जान लेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं ये होती क्या है आंगिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज। आंगिक भाषा आंगिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण पक्ष है। मनोभावों को शब्दों के साथ साथ शारीरिक चेष्टाओं से भी व्यक्त किया जाता है। जैसे अति क्रोध की स्थिति में आंखें लाल हो जाना और चेहरों की मांसपेशियां तन जाना। ऐसी स्थिति में हम बिना भाषिक अभिव्यक्ति के ही मनोभावों को समझ जाते हैं। हाव भाव और आंगिक भाषा की प्रकृति में अंतर है। हाव भाव यादृच्छिक एवं समाज सापेक्ष होने के साथ व्यक्ति के लिए इसका उपयोग ऐच्छिक भी होता है। अर्थात ये हाव भाव होते हैं, ये अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के हाव भाव दिखाते हैं। कुछ लोग इसका कम प्रयोग करते हैं, कुछ लोग अधिक प्रयोग करते हैं, और ये मुख्यतः ऐच्छिक होता है, अर्थात हम जानबूझ के करते हैं। लेकिन आंगिक भाषा सार्वभौम और सहज होती है। आंगिक भाषा के दो रूप की अगर बात करें तो इसमें शारीरिक प्रतिक्रियाएं और श्रोता के संदर्भ में वक्ता की स्थिति। ये अब इन बातों को हम लोग जान लेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि शारीरिक प्रतिक्रियाएं। शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मनोभावों की सहज और स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। काव्य शास्त्र में रस के संदर्भ में शारीरिक प्रतिक्रियाओं को संचारी भाव कहा जाता है। मनोभावों की स्थिति में शारीरिक प्रतिक्रियाएं शरीर में उत्पन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। अर्थात हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेज आते हैं उसके कारण ये होता है। या फिर आप कह सकते हैं जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है, जैसे स्ट्रेस के लिए अलग तरह का हार्मोन सिक्रेशन होता है, विभिन्न भावों के लिए विभिन्न तरह का हार्मोन सिक्रेशन होता है। भावों की स्थिति में इन प्रतिक्रियाओं से बचना कठिन है और इन प्रतिक्रियाओं के अभाव में इन भावों की पूरी अभिव्यक्ति हो भी नहीं सकती। जैसे आप बहुत दुखी हों और खुद को ऐसा प्रस्तुत करें कि आप एकदम सहज हैं, ऐसा होना मुश्किल है। आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं लेकिन आपको देख के आपके मनोभावों से किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्रोधित हैं, ऐसा होना मुश्किल है। ये हमारे भाव हमारे चेहरे पर आ ही जाते हैं। तो इसी को बात करते हैं शारीरिक स्थितियाँ। इसमें आंगिक भाषा में वक्ता और श्रोता दोनों के मनोभावों को एक दूसरे के प्रति उनके आकर्षण विकर्षण के संदर्भ में समझा जा सकता है। इसमें घनिष्ठ संबंध वाले लोग एक दूसरे की ओर देखकर आपस में स्पर्श करके बात करते हैं, जबकि अपरिचित एक दूसरे से संकोच करते हुए और दूरी बनाकर ही बात करते हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो आंगिक भाषा को भी 5 स्थितियों से समझ सकते हैं। तो पहला स्थिति है क्षेत्र। इस विषय के मर्मज्ञ विद्वानों ने बताया कि दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण के स्तर पर 4 तरह की दूरियां होती है, अर्थात घनिष्ठता, परिचय का क्षेत्र, सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर लोगों के बीच के बातचीत करते के समय दूरियां होती है। अर्थात ये देखना पड़ता है कि कैसे दो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उसमें कितनी घनिष्ठता है,
कितना परिचय है आपस में, कैसा सामाजिक संपर्क है, सभी बातों को रखकर ये निर्धारित होता है। अब अगला है अंदाज, पोस्चर, है ना। तो हाथ रखने का अंदाज, बैठने या खड़े होने का अंदाज आदि व्यक्ति के स्वभाव व मनोस्थिति आदि का बोध कराते हैं। वैसे ही उन्मुख होना, यह स्थिति दर्शाती है कि दो लोग जिस तरह के मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं उनके बीच किसी अन्य व्यक्ति के आने की गुंजाइश है या नहीं है। ये भी हम लोग देखते हैं कि दो बात कर रहे हैं, हमें बीच में टपकना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी देखना पड़ता है। और इसमें जो अंतिम एक टॉपिक है वो है आपका मुखाकृति, फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें चेहरे के भाव को देखकर सामने वाले की मनोस्थिति को समझा जा सकता है। अब हम लोग इस वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है उसको जान लेंगे, आंगिक संप्रेषण और भाषा। साथ ही अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं या फिर आप इग्नू से ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर रख लीजिए। इस चैनल पर रेगुलर साहित्य से संबंधित वीडियोस अपलोड होती रहती है। तो चलिए अब जो लास्ट टॉपिक है इसको जान लेते हैं, आंगिक संप्रेषण और भाषा। आंगिक संप्रेषण हाव भाव और आंगिक भाषा द्वारा किया जाता है। दोनों में प्रकार्यात्मक दृष्टि से विभेद या पृथक्करण नहीं होता। मौखिक भाषा के साथ दोनों रूपों का सहज रूप से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी को नमस्कार करने के लिए दोनों हाथ जोड़े जाते हैं, किंतु जब किसी पद या सामाजिक स्थिति में उच्च व्यक्ति को नमस्कार करते हैं तो हाथ जोड़ने के साथ शरीर को भी आधा झुका लेते हैं। हर व्यक्ति समान रूप से आंगिक संप्रेषण नहीं करता। आमतौर पर पढ़े लिखे लोग आंगिक चेष्टाओं का उपयोग कम करते हैं क्योंकि वे औपचारिक स्थितियों में भाषा का अधिक प्रयोग करने के कारण वाचिक अभिव्यक्ति पर ही अधिक बल देते हैं, अर्थात वे बोल कर ही अपने बातों को अच्छे तरह से रखने का प्रयास करते हैं। यह भी देखा गया है कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाएं व्यक्ति के आंगिक संप्रेषण को अधिक गहराई से देखती है और व्यक्ति के मनोभावों को आसानी से समझ भी लेती है। इस तरह कहा ही जाता है कि महिलाओं को सिक्स सेंस होता है ना। चलिए, तो जिस तरह भाषा के माध्यम से दूसरों के विचार सुनकर तदनुरूप आचरण करते हैं, उसी तरह आंगिक संप्रेषण से दूसरों की स्थिति को समझकर उचित व्यवहार भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।